मामिल्ला ने एक बहुत ही शानदार कोठी के सामने कार रोक दी। फिर मोबाइल फ़ोन उठाकर अपने भाई वॉन लोइन से रब्ता करके बोली, मैं कोठी के सामने पहुंच गई हूँ, अपना लॉकेट ऑन कर रही हूँ, स्क्रीन पर इस कोठी को देखो। मामिल्ला ने लॉकेट को ऑन किया। उधर वॉन लोइन ने टीवी स्क्रीन को ऑन किया। उसे और छोटी बहन अन्ना लाना को स्क्रीन पर वो कोठी नजर आने लगी। साथ ही मामिल्ला की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ, इस कोठी में कोई सियासी शख्सियत है। यहाँ कई मुसल्लह गार्ड्स देखे गए हैं। इन गार्ड्स में से हमें कोई अच्छा निशानाबाज मिल जाएगा। वॉन लोइन ने कहा, सिस्टर मेरी बात मानो, किसी फ़लस्तीनी मुजाहिद को फांसना होगा, उसे भी फांस लेंगे। मैं चाहती हूँ इस सियासी शख्सियत की भी कुछ कमज़ोरियाँ मालूम की जाएं। ये सियासी लोग बड़ी जल्दी ब्लैकमेल होती हैं। ठीक है, लेकिन अन्ना लाना का अक्स कोठी के अंदर कैसे जाएगा? क्या तुम वो लॉकेट पहन कर नहीं जाओगी? मैं नहीं जाऊंगी। दोपहर से इस सिलसिले में मसरूफ़ हूँ। एक इलेक्ट्रीशियन कोठी के अंदर जा रहा था। मैंने उसे $10,000 देकर राजदार बनाया था। उसने वापस आकर बताया कि मेरे दिए हुए मिनी कैमरे और माइक को उसने एक फानूस में छुपा कर रख दिया है। तुम टीवी को चैनल 2 पर रखो। वॉन लुई ने चैनल 2 का बटन दबाया। उसे और अन्ना लाना को कोठी के अंदर का मंजर दिखाई दिया। वहाँ एक मोटा सा भारी भरकम शख्स एक सोफे पर बैठा हुआ था। उसके सामने 2 अधेड़ उम्र के आदमी खड़े हुए थे। वो कह रहा था, डॉक्टर एडी और डॉक्टर नेल्सन, मैं अब तक बहुत नरमी से पेश आता रहा हूँ। अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर एडी ने कहा, मिस्टर नॉर्मन, हम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक एक दवा तैयार करने में मसरूफ़ हैं। आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखें, दूसरे मामले से दिलचस्पी ना लें। ऑडी नॉर्मन ने कहा, बकवास मत करो, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम दोनों को 15 दिन तक लेबॉर्ट्री में क्यों कैदी बनाकर रखा गया था? वहाँ तुम कौन सी दवाएं तैयार कर रहे थे? डॉक्टर नेल्सन ने कहा, जो कुछ तैयार कर रहे थे उसमें नाकामी हुई थी। हम लेबॉर्ट्री में आग लगाकर भाग गए हैं। दवाओं के फार्मूले वहीं जल गए हैं। वो बोला, मैं बहुत बड़ी दवासाज कंपनी का मालिक ही नहीं, एक ज़बरदस्त सियासतदान भी हूँ। मुझसे झूठ ना बोलो। वह हम फार्मूले होंगे जिनके लिए तुम्हें कैदी बनाकर राजदारी से काम लिया जा रहा था। तुम दोनों बहुत चालाक हो। तुमने मेरे पास पनाह लेने से पहले वो फार्मूले कहीं छुपा दिए। ये तुम्हारा ख्याल है, वरना हमने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। ऑडी नॉर्मन ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर कहा, उन्हें अंदर भेज दो। उसने रिसीवर रखा। चंद सेकंड के बाद 5 हट्टे कट्टे बदमाश वहाँ आए। नॉर्मन ने कहा, इन्हें ऐसी अजियतें दो कि यह सच बोलने पर मजबूर हो जाएं। वो पांचों उन दोनों को एक एक कुर्सी पर बिठाकर रस्सियों से बांधने लगे। वो फरियाद कर रहे थे, कस्में खा रहे थे कि वो झूठ नहीं बोल रहे। अन्ना लाना और वॉन लोइन स्क्रीन पर सब कुछ देख रहे थे और मोबाइल फ़ोन के जरिए मामिलों को वहाँ के हालात बता रहे थे। उन दोनों डॉक्टर्स को अलग अलग कुर्सियों पर बांध दिया गया। नॉर्मन ने कहा, अब तुम्हें बिजली के झटके पहुंचाए जाएंगे, बेहतर है अब भी सच उगल दो। वो खौफ से थर थर काँप रहे थे। बेचारों ने कभी मुजरिमाना जिंदगी नहीं गुजारी थी, इसलिए जुल्म और तशद्दुद बर्दाश्त करने का हौसला उनमें नहीं था। डॉक्टर नेल्सन ने कहा, हमें छोड़ दो, हम बता रही हैं। वो अजीबोगरीब दवाओं के फार्मूले हैं। नॉर्मन ने कहा, बोलते जाओ, अभी रस्सियाँ खोल दी जाएंगी। डॉक्टर एडी ने कहा, वो फार्मूले मुकम्मल नहीं है। कहा जाता है कि उनमें 6 दवाओं के नाम असली नहीं है। हम तजुर्बात से मालूम करना चाहते थे कि आखिर वो कौन सी 6 दवाएं हो सकती हैं। नॉर्मन ने कहा, आखिर वो दवा है किस मर्ज़ की? वो किसी मर्ज़ की नहीं, बल्कि इंसान को गैर मामूली ताकतवर बनाने की दवाएं हैं। उन्हें इस्तेमाल करने से कुव्वत समात इतनी हसास हो जाती है कि हम हज़ारों मील दूर की आवाज़ सुन सकती हैं। डॉक्टर, तुम नाकाबिल यकीन बात कह रहे हो, क्या ऐसा मुमकिन है? बेशक मुमकिन है। यूसुफ अल बुरहान उर्फ पाशा हमारी दुनिया में आज मौजूद है। वह हज़ारों मील के फासलों से जिसकी आवाज़ सुनना चाहे सुन लेता है। कुव्वत बसारत ऐसी हैरत अंगेज़ है कि गहरी तारीकी में साफ तौर से सब कुछ देख लेता है। जिस्मानी तौर पर फौलाद है और दिमाग ऐसा तवाना है कि टेलीपैथी के झटके भी उसके अंदर जलजला पैदा नहीं कर पाते। ओह गॉड, तुम दोनों ने इतनी अहम बात मुझसे छुपाई थी। तुम मुझे दुश्मन समझते हो, इसलिए मैं भी दुश्मनी कर रहा था। मेरे दोस्त बन जाओ। मैं वादा करता हूँ कल प्लास्टिक सर्जरी के जरिए तुम्हारे चेहरे बदल दूंगा। तुम्हें एक आज़ाद और खुद मुख्तार जिंदगी देकर वो गैर मामूली दवाएं तैयार कराऊंगा। डॉक्टर नेल्सन ने कहा, अगर तुम दोस्त बनकर हमें आज़ादी दोगे तो हम वो फार्मूले लाकर ज़रूर तुम्हारे लिए वो दवाएं तैयार करेंगे। उनसे बहुत दूर अन्ना लाना और वॉन लोइन टीवी स्क्रीन के सामने हैरानी से बातें सुन रहे थे और फ़ोन के जरिए मामेला को सुना रहे थे। वो बोली, ये बातें नाकाबिल यकीन लगती हैं, लेकिन दूसरों को हमारी ये टेलीपैथी अक्स की हरकत और सकनात स्क्रीन से बाहर नाकाबिल यकीन लगेंगी। हमें 21वीं सदी में दाखिल होते होते अब हर नामुमकिन को मुमकिन तस्लीम कर लेना चाहिए, वॉन लोइन ने कहा, और उन फार्मूलों को ज़रूर हासिल करना चाहिए। वहाँ मोहतात रहो, हम अभी एक्शन में आएंगे। इस कोठी के अंदर ऑडी नॉर्मन ने हुक्म दिया, मेरे दोस्तों की रस्सियाँ खोल दो। हुक्म की तामील की गई, रस्सियाँ खोल दी गईं। नॉर्मन ने उन पांचों को बाहर जाने को हुक्म दिया। फिर उनके जाने के बाद पूछा, तुमने उन फार्मूलों को कहाँ छुपाया है? डॉक्टर नेल्सन ने कहा, उस रात हम लेबॉर्ट्री से भागकर एक वीराने में पहुंचे थे।
वहाँ एक छोटा सा गड्ढा खोदकर फार्मूलों को छुपाया था और उस जगह एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था। इतना मालूम होने के बाद ऑडी नॉर्मन ने सोचा, मैं अब इन डॉक्टर्स को वहाँ ले जाऊंगा और अपने मुसल्ला मातियतों को भी ले चलूंगा। उसके दिमाग में किसी ने कहा, नहीं, तुम तन्हा इन डॉक्टर्स के साथ वहाँ जाओ। नॉर्मन ने हैरत और घबराहट से अपने सर को हाथों से थाम लिया। सोचने लगा, ये कैसी आवाज़ थी। फिर उसे अपने अंदर वही आवाज़ सुनाई दी। कोई कह रहा था, मैं उन फार्मूलों का असल मालिक हूँ। ये दोनों डॉक्टर भी मेरे मुजरिम हैं। ये मेरी लेबॉर्ट्री में आग लगाकर तुम्हारी पनाह में आ गए और तुम मेरे खिलाफ इनसे फ़ायदा उठाने का जुर्म कर रहे हो। वो घबरा कर दोनों डॉक्टरों को देखते हुए बोला, मेरे दिमाग में कोई बोल रहा है, कहता है तुम दोनों उसके लिए दवाएं तैयार कर रहे थे। क्या वो टेलीपैथी जानता है? एक डॉक्टर ने कहा, हम किसी टेलीपैथी जानने वाले को नहीं जानते हैं। दूसरे डॉक्टर ने पूछा, मिस्टर नॉर्मन, तुमने अपना सर क्यों थाम लिया है? ऑडी नॉर्मन उठकर खड़ा हुआ, फिर बैठ गया। इसके बाद बोला, मैं खड़ा हो रहा हूं, उसने ज़बरदस्ती मुझे बिठा दिया है। मैं अपने मातियतों को बुला रहा हूं, मगर बुला नहीं पाता। मैं अपने इख्तियार में नहीं। मिस्टर, तुम कौन हो? मुझे माफ़ कर दो। मैं टेलीपैथी की कुव्वत से टकराने की हमाकत नहीं करूंगा। तुम अभी अपने दोनों डॉक्टर्स को ले जाओ। एक्सरे मैन ने कहा, ऐसे नहीं ले जाऊंगा। तुम इन्हें लेकर अपनी गाड़ी में वहां जाओ जहां वो फार्मूले छुपाए गए हैं। अगरचे उन फार्मूलों की असल कापी मेरे पास है, फिर मैं भी नहीं चाहता कि वो छुपाए हुए फार्मूले किसी के हाथ लग जाएं। चलो उठो, और खबरदार एक बॉडीगार्ड को भी साथ न रखना। वो उठकर दोनों डॉक्टर्स के साथ बाहर जाने लगा। वॉन लुई ने मोबाइल फ़ोन पर मामिला से कहा, सिस्टर बी अलर्ट। वो नॉर्मन दोनों डॉक्टर्स के साथ गाड़ी में बैठकर उस वीराने की तरफ जाएगा। अपनी कार की हेडलाइट्स बुझाकर ताक़ुब करो। चूंकि मामिला से फ़ोन पर मुसलसल रब्ता था, इसलिए वो समझ रही थी कि कोठी के अंदर क्या हो रहा है। सबसे अहम और तशवीश की बात यह थी कि कोई टेलीपैथी जानने वाला ऑडी नॉर्मन के दिमाग में आ गया था। इससे पहले भी किसी टेलीपैथी जानने वाले ने उसकी मां ट्रीसा के कातिलाना हमले को नाकाम बना दिया था। ट्रीसा और उसके चारों बच्चे नहीं जानते थे कि हमले को नाकाम बनाने में हमारा हाथ था। नॉर्मन अपनी कार में दोनों डॉक्टर्स के साथ बैठकर कोठी के बाहर आया, फिर एक तरफ जाने लगा। मामिला अपनी कार स्टार्ट करके उसके पीछे चल पड़ी। वॉन लुई ने कहा, सिस्टर, हमारी मामा को एक टेलीपैथी जानने वाले ने आईजी के कत्ल से बाज रखा था। तुम कोशिश करना कि नॉर्मन और डॉक्टर्स की नज़रों में ना सको। अपनी गाड़ी उनसे दूर रखना। रात की तारीकी में उनकी गाड़ियां आगे पीछे दौड़ती रहीं। हाईवे पर दूसरी गाड़ियां भी गुजर रही थीं, इसलिए उन्हें ताक़ुब का शुबा नहीं हुआ। फिर वो एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गए। मामिला ने फासला बढ़ा दिया। आगे जाने वाली कार की टेल लाइट्स बहुत दूर से भी नजर आ रही थीं। वो आगे जाने वाली कार एक जगह रुक गई। मामिला ने अपनी कार एक ऊंचे टीले के पीछे रोक दी। कार से उतरकर तेजी से दबे कदमों चलती हुई अगली कार के करीब पहुंची। फिर गले में पड़े हुए लॉकेट को ऑन कर दिया। उधर अन्ना लाना और वॉन लुई ने टीवी स्क्रीन पर नॉर्मन की कार को देखा। कार के दूसरी तरफ एक बड़ा सा पत्थर नजर आ रहा था। डॉक्टर नेल्सन ने कहा, हमने वो फार्मूले इसी पत्थर के नीचे छुपाए हैं। नॉर्मन ने कहा, आओ हम तीनों जोर लगाकर पत्थर को हटाए। वो तीनों पत्थर से लगकर जोर लगाते हुए उसे उसकी जगह से हटाने लगे। वॉन लुई अपने कैमरे के पीछे आ गया, मुख्तलिफ लाइट्स ऑन करने लगा। अन्ना लाना एक हाथ में रिवॉल्वर लेकर कैमरे के सामने आ गई। उधर वॉन लुई ने कैमरे का स्विच ऑन किया, उसे मुख्तलिफ प्रोसेस से ऑपरेट किया तो चश्मे जदन में अन्ना लाना का अक्स नॉर्मन की कार के करीब पहुंच गया। अन्ना लाना का अक्स ये नहीं देख सकता था कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन कैमरे के सामने खड़ी हुई अन्ना लाना टीवी स्क्रीन पर देख रही थी। उन तीनों ने भारी पत्थर को एक तरफ लुढ़का दिया था और अब चाकू से ज़मीन को खोद रहे थे और गड्ढे की मिट्टी बाहर फेंक रहे थे। उन्होंने छुपाते वक्त इसे ज़्यादा गहरा नहीं खोदा था, इसलिए प्लास्टिक का वो थैला जल्द ही बरामद हो गया जिसके अंदर वो फार्मूले महफूज थे। डॉक्टर एडी ने कहा, यही हैं वो फार्मूले। ऑडी नॉर्मन ने कहा, मैं इन्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं करूंगा, इन्हें अपने पास रखो और मेरे साथ कार में बैठो। वो मेरी खोपड़ी में है, वह तुम्हें जहां पहुंचाने का हुक्म देगा वहां पहुंचा दूंगा। वो कार की तरफ पलट गए, फिर रूह जैसी एक मुजस्सम हसीन लड़की को देखकर ठिठक गए। वो ट्रांसपेरेंट थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। वो बोली, हेलो एवरीबॉडी, अगर मैं नजर आ रही हूं तो मेरा रिवॉल्वर भी दिखाई दे रहा होगा। ऑडी नॉर्मन ने परेशान होकर पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, तुम्हारे दिमाग में भूत आ सकता है तो आंखों के सामने चुड़ैल आ सकती है। उस भूत से कहो अपनी टेलीपैथी का हथियार आजमाए। दूसरे लम्हे कैमरे के सामने खड़ी हुई अन्ना लाना ने पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक ली। पहले ये बताओ तुम क्या चीज़ हो? रूह नहीं हो सकती। तुम्हारी तरह ये रिवॉल्वर भी ट्रांसपेरेंट है, इससे गोली नहीं चलेगी। उसकी बात खत्म होते ही अक्स ने रिवॉल्वर का निशाना लिया। कार के पीछे छुपी हुई मामिला ने गोली चला दी। नॉर्मन उछल कर गिर पड़ा, अपनी एक टांग पकड़कर तकलीफ से कराने लगा। अन्ना लाना ने कहा, अभी 5 गोलियां और तुम 3 हो। अब देर ना करो वरना वो टेलीपैथी का भूत अपने दूसरे हवारियों को इधर भेजेगा। 3 की गिनती मुकम्मल होने तक इस थैले को यहाँ फेंक कर फौरन कार में बैठो और भाग जाओ। 1। डॉक्टर नेल्सन ने कहा, प्लीज़ 1 मिनट, अकल से काम लो। हमारे बगैर ये फार्मूले बेकार हैं, हमें भी अपने साथ ले चलो। मैं तुम में से किसी को साथ ले जाकर उस भूत को पीछे नहीं लगाऊंगी। 2। प्लीज़ हमसे समझौता करो। अक्स ने 3 कहते ही ठाएं ठाएं की आवाज़ के साथ 2 गोलियां चलाई।
दोनों डॉक्टर जख्मी होकर गिर पड़े। अक्स ने कहा, अब वो थैला इधर ना फेंका तो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक ने उसकी तरफ थैला फेंक दिया। उसने कहा, अब जमीन पर औंधे हो जाओ, आंखें बंद कर लो, जो सर उठाएगा मारा जाएगा। वो हुक्म की तामील करने लगे। इसी दौरान मामिला ने जमीन पर रेंगते हुए उस थैले को उठाया, फिर उसी तरह रेंग कर कार से दूर हो गई। अनालाना अक्स गायब हो गया क्योंकि वॉन लोइन ने कैमरे को ऑफ कर दिया था। स्क्रीन पर मामिला नजर आ रही थी। वह दौड़ती हुई टीले के पीछे अपनी कार में आकर बैठ गई थी, फिर इसे स्टार्ट करके ड्राइव करती हुई हाईवे की तरफ जा रही थी। मार्टिन रसल उर्फ एक्सरे मैन दिमागी तौर पर हाजिर हुआ। फिर सर पकड़कर सोचने लगा, ये क्या तमाशा था। उसने जख्मी होने वालों के जरिए दूर कहीं कार स्टार्ट होने और फिर उसके जाने की आवाज़ सुनी, और दिमाग ये तस्लीम नहीं कर सकता था कि रूह गोलियां चलाकर जख्मी भी करती है और कार भी चलाती है, और वह थैला उठाकर भी ले गई होगी। वो तीनों औंधे मुंह आंखें बंद के ज़मीन पर पड़े हुए थे, इसलिए देखा नहीं जा सका कि वो किस तरह थैला उठाकर ले गई। अगर एक्सरे मैन किसी को सर उठाकर देखने पर मजबूर करता तो वो गोली मार देती। ये वारदात का नया तरीका सामने आया था। वो जितना सोच रहा था हैरानी बढ़ती जा रही थी। अब यह सवाल अहम था कि वो कौन है, किस तंजीम या किस मुल्क से वाबस्ता है। उस लड़की के पीछे किसी का गैर मामूली जहन है जिसकी ज़बरदस्त प्लानिंग से वो फार्मूले उड़ाकर ले गई है। उसने ख्याल ख्वानी की परवास की, ब्रेन आदम के पास पहुंचा। रात आधी गुजर चुकी थी, वो सो रहा था। एक्सरे मैन ने उसे ख्वाबीदा रखा मगर उसकी आंखें खोल दी। उसे नींद की हालत में बिस्तर से उठाया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ टेलीफोन के पास आया। रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने के बाद राब्ता हुआ। बोला, हेलो ब्रदर ब्लैक आदम, मैं बिग ब्रदर बोल रहा हूँ। मैं हाजिर हूँ बिग ब्रदर। तिलबैब और जाफा के दरमियान जो छोटी पहाड़ी आती है उसके दामन में कहीं एक कार खड़ी हुई है। उसकी हेडलाइट्स ऑन है, शायद तुम उसे हाईवे से गुजरते हुए देख सकोगे। यस ब्रदर, वो पहाड़ी हाईवे के करीब है। वहाँ कार के करीब 3 अफराद जख्मी पड़े हैं। उनमें से 2 हमारे गुमशुदा डॉक्टर एडी और नेल्सन है। तीसरा दवासाज कंपनी का मालिक और मशहूर सियासतदान ऑडी नॉर्मन है। नॉर्मन को वहीं मरने दो, अपने दोनों डॉक्टरों को मिलिट्री अस्पताल पहुंचा दो, दैट्स ऑल। ब्रेन आदम रिसीवर रखकर उसी तरह नींद में चलता हुआ बिस्तर पर आकर लेट गया, फिर आंखें बंद कर ली। फिर उसने ख्वाब में देखा वो उस पहाड़ी के पास है। दोनों गुमशुदा डॉक्टर एक शख्स के साथ एक भारी पत्थर हटा रहे हैं। उस पत्थर के नीचे गड्ढे में प्लास्टिक का थैला है। वो थैला ले जाना चाहते हैं। उसी वक्त उन्हें एक ट्रांसपेरेंट लड़की नजर आती है। फिर ब्रेन आदम ने ख्वाब में एक्सरे मैन की आवाज़ सुनी। वो कह रहा था, ब्रेन आदम तुम बहुत ज़हीन हो, पेचीदा मसाइल को सुलझा लेते हो। इस लड़की को देखो, क्या ये रूह है? ब्रेन आदम ने कहा, यह ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार देखा जा रहा है। ये रूह लगती है लेकिन मैं इसे रूह नहीं मान सकता। गौर से देखो, ये फायर कर रही है। ब्रेन आदम ने देखा, उससे ट्रांसपेरेंट लड़की ने फायरिंग की और उन तीनों को जख्मी करके प्लास्टिक के थैले को उठाकर एक कार में बैठी और उसे ड्राइव करती चली गई। एक्सरे मैन ने कहा, इस वारदात में यह बात काबिल जिक्र है कि तीनों जख्मियों की आंखें बंद थीं। वो औंधे मुंह जमीन पर पड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने इस लड़की को थैला उठाते और कार चलाते नहीं देखा, सिर्फ कार के स्टार्ट होने और जाने की आवाज़ें सुनी थी। ब्रेन आदम ने कहा, यह सब कुछ ख्वाब जैसा है, इसे ख्वाब ना समझो, यह हकीकत है। ब्रदर ब्लैक आदम दोनों डॉक्टर्स को मिलिट्री अस्पताल पहुंचाने गए। तुम्हारे जहन में यह बात रहे कि तुमने ब्लैक आदम को ऐसा करने का हुक्म दिया था, और ये याद रहे कि जो कुछ देखा वो ख्वाब नहीं था। तुम्हारा एक खास जासूस है जिसने तुम्हें इस वारदात की इतला दी थी। तुम उस पर यकीन करते हुए ये गुत्थी सुलझाओगे कि वो ट्रांसपेरेंट लड़की किस हिकमत अमली से वो फार्मूले ले गई है। ब्रेन आदम आंखें बंद के लेटा हुआ था, फिर उसकी आंखें खुल गईं। वो उठकर बैठ गया, बिस्तर से उतरकर टेलीफोन के पास आया, फिर एक सोफे पर बैठकर उसने रिसीवर को उठाया और अपने कान से लगा लिया। ऐसे ही वक्त एक्सरे मैन ने उसे नींद से बेदार किया। उसके दिमाग में आवाज़ आई, सर मैंने उस लड़की के मुतल्लिक तफसील बता दी है, दैट्स ऑल। ब्रेन आदम नींद से बेदार होकर नीम ख्वाबीदा जहन से यही समझ रहा था कि उसके खास जासूस ने फ़ोन पर यह इतला दी है। फिर एक्सरे मैन का हुक्म था कि वो यही समझे, लिहाजा वो रिसीवर रखकर ट्रांसपेरेंट लड़की के मसले पर गौर करने लगा। उधर मामिला अपनी रिहाइशगाह में पहुंच गई। अना लाना और वॉन लोइन उसके मुंतजिर थे। मामिला ने उसके सामने मेज़ पर प्लास्टिक के थैले को फेंकते हुए कहा, यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह की ज़मीन है। उनके मुतल्लिक कहा जाता है कि वो आग लेने गए थे, उन्हें पैगंबरी मिल गई। हम एक अच्छे निशानाबाज को फांसने निकले थे, हमें यह अजीबोगरीब फार्मूले मिल गए। अना लाना फ्रिज से बोतल लेने गई। वॉन लोइन थैले से वो कागजात निकालकर उनका मुतालिया करने लगा। फिर उसने कहा, इसमें दवाओं के लंबे पेचीदा नाम है, तिब्बी इस्तिलाहात में बहुत कुछ लिखा हुआ है। हमारी बहन मैक्सी ने तिब्बी साइंस में कमाल हासिल किया है, वो इन फार्मूलों को बेहतर समझेगी। मैक्सी गॉड मदर ट्रीसा के साथ अमेरिका गई हुई थी। अना लाना ने बहन को बोतल देते हुए कहा, क्या ख्याल है इन फार्मूलों की फ़ोटोस्टेट कॉपियाँ मैक्सी के पास भेज दी जाएं? ये मुनासिब नहीं होगा, ये बड़े अहम फार्मूले हैं, डाक के जरिए हाथ से बेहाथ हो सकती हैं। तो फिर मैक्सी को बुलाया जाए। अक्स को दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए 3 अफराद की ज़रूरत पेश आती थी, जैसा कि अभी मामिला अना लाना और वॉन लोइन ने एक दूसरे के ताउन से वारदात की थी।
इसी तरह अमेरिका में गॉड मदर टेरेसा मैक्सी और एक हिप्नोटिज्म का माहिर था जो उनका वफादार था। वहाँ भी वो ऐसी ही हिकमत अमली से किसी ख्याल ख्वानी करने वाले को फांसने के इरादे से गए थे। वॉन लुई ने कहा, मामिला यही हो सकता है कि तुम माँ के पास जाओ और मैक्सी को हमारे पास भेज दो। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। मैक्सी को इन फार्मूलों के मुतल्लिक ही बताना होगा कि इनमें 6 दवाएं असली नहीं हैं। अन्ना लाना ने कहा, हाँ मैंने सुना है, वो डॉक्टर कह रहा था कि उन्होंने अभी तक ये मालूम नहीं किया है कि वो कौन सी 6 दवाएं हैं जो इन फार्मूलों में गलत लिखी हुई हैं। हमें अपनी बहन पर नाज है, वो मालूम कर लेगी। वहाँ ऐशो आराम से रहने के लिए उनके पास काफ़ी रकम थी, लेकिन गुंडों और कातलों को जर खरीद बनाए रखने और एक को खुफिया लेबॉर्ट्री कायम रखने के लिए लाखों डॉलर्स और पाउंड की ज़रूरत थी। इस मकसद के लिए बैंक में डाका डालना ज़रूरी हो गया था। वो इस मसले पर गौर करने लगे। जय पर गोला भी आ गया। सब इसराइल पहुंच रहे थे, फिर वो कैसे पीछे रहता। गैर मामूली फार्मूलों की कशिश सबको खींच रही थी। फिर उसकी एक अहम ख्याल ख्वानी करने वाली मरीना उसके हाथ से निकलकर तेल अबैब में कहीं गुम हो गई थी, इसलिए वो भी चलाया। एशिया, यूरोप और जनूबी अमेरिका के जादूगरों की एक बैनुल अक़वामी अंजुमन है। इस अंजुमन के अफराद खास तकरीबात में एक दूसरे से मुलाकात करते रहते हैं और अपने काले जादू के तजुर्बात पेश करते रहती हैं। साल में एक बार वो एक मुल्क के वीरान खंडर में जमा होते हैं। वहाँ शैतान का बुत बनाकर किसी एक बच्चे और एक जवान कुंवारी की कुर्बानी देते हैं और उनके लहू से शैतान को गुसल कराते हैं। ये शैतानी अमल करने वाले कई बार कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। ब्राज़ील, बरतानिया और शुमाली अफ्रीका की कई अदालतों में इन्हें सजाए मौत दी गई। कोई फांसी पर चढ़ा, किसी को बिजली की कुर्सी पर मौत मिली। इसके बावजूद वो शैतानी अंजुमन आज भी कायम है। वो हर काले जादू वाली की हराम मौत पर यही कहते हैं कि शैतान उनसे खुश है और उसने उनकी कुर्बानी कबूल की है। जाफा में एक काले जादू की माहिर थी जो विच लेडी ईला क्लांसी के नाम से मशहूर थी। जयपर गोला ने पहले उससे रब्ता किया और कहा कि कुछ मसाइल हल करने के लिए वो तेल अबैब आ रहा है और अपने साथ चंद काला अमल करने वालों को भी लेकर आ रहा है। विच लेडी ईला क्लांसी ने कहा, भीड़ लेकर आओगे तो इंटेलिजेंस की नज़रों में आ जाओगे, तन्हा हो। यहाँ मेरे शागिर्दों की कमी नहीं है, मैं तुम्हारे काम आऊँगी। वो तन्हा आया था। ईला क्लांसी ने बिन गोरीन एयरपोर्ट पर उसका इस्तकबाल किया, फिर अपनी रिहाइशगाह में ले आई। उससे बोली, तेरे क्या मसाइल हैं मुझे बता। वो बोला, एक हसीन औरत है, उसका नाम मरीना है, वो टेलीपैथी जानती है। मैंने उस पर अमल करके उसे ताबेदार बना लिया था, फिर उसे चंद अहम फार्मूले हासिल करने के लिए यहाँ भेजा था, लेकिन किसी दूसरे टेलीपैथी जानने वाले ने उसके दिमाग से मेरे अमल को मिटा दिया। वो मरीना और उन फार्मूलों के मुतालिक उसे तफसील से बताने लगा। वो हैरानी से सुन रही थी, फिर बोली, वो फार्मूले तो जादू हैं, जादू। अगर वो हासिल हो गए तो मैं किसी कमाली लड़की के लहू से शैतान को गुसल कराऊंगी। मेरा भी शैतान से यही वादा है। तू मरीना को नज़रअंदाज ना कर, वो भी मेरे लिए ज़रूरी है। तेरे पास पहले ही 2 टेलीपैथी जानने वाले गुलाम है, क्या मरीना पर मर मिटा है? सच्चा आशिक नहीं हूँ, वो शराब की भरी बोतल है, जेब में पड़ी रहेगी तो प्यास बुझाने के काम आती रहेगी। वैसे तू देख लेना, एक एक को पकड़ते पकड़ते टेलीपैथी जानने वालों की एक फ़ौज बना लूँगा। मरीना का हुलिया बता, फजूल है, वो अपना चेहरा और रंग ढंग बदल चुकी होगी। फिर तो जंतर मंतर से उसे कब्रिस्तान में बुलाना होगा, लेकिन आज आधी रात तक पूरा चांद रहेगा। कोई बात नहीं, हम 2 रातें इंतज़ार करेंगे। परसों रात के 2 बजे चांद निकलेगा, हम 12 बजे अमल करेंगे और चांद निकलने से पहले उसे अपने पास आने पर मजबूर कर देंगे। ईला ग्लांसी ने कहा, शहर से 40 मील दूर एक वीरान कब्रिस्तान है, हम परसों शाम को वहाँ जाएंगे। मेरे 2 चेले वहाँ काले अमल का तमाम सामान ले आएंगे। उस रोज़ वो आधी रात तक विच लेडी के साथ तिल बैब की सैर करता रहा। उसने समुंदर के साल पर खड़े होकर दूर तक देखा, फिर कहा, ईला वो यहाँ आई थी। क्या मरीना की बात कर रहे हो? हाँ, यहीं कहीं उसे एक अजनबी नौजवान मिला था। मेरे गुलाम जैरी ने बाद में मरीना के ख्यालात पढ़े तो मालूम हुआ कि उस अजनबी नौजवान का ताल्लुक फरहाद अली तैमूर से है। विच लेडी ईला क्लांसी ने ज़रा फिक्रमंदी से कहा, पर गोला, यहाँ एक तवील अरसे से फरहाद और उसके बेटों का बड़ा चर्चा है। वो लोग अब यहाँ नहीं है, फिर भी हुक्मरान तबका उनसे सहमा हुआ सा रहता है। अब ये बात हमारे हक में है कि फरहाद और उसके बेटे यहाँ नहीं है। मैं मरीना को और उन फार्मूलों को ज़रूर यहाँ से ले जाऊँगा। वहाँ के बैंकों में पाउंड्स और डॉलर से इसराइली करेंसी शैकल का तबादला होता था, लेकिन आम दुकानों में सिर्फ शैकल के ज़रिए ही ख़रीदारी होती थी। दूसरे दिन वो ईला के साथ एक बैंक में आया। उसके पास डॉलर्स थे। वो इनके इवज़ इसराइली करेंसी हासिल करना चाहता था। तभी वो हैरत अंगेज़ तमाशा दिखाई दिया। एक बैंक मैनेजर के सामने एक नौजवान लड़की की रूह नमूदार हुई। मैनेजर ने शदीद हैरानी से देखा, जैसे नज़रें धोखा खा रही हों। उसने आंखें मल मल कर देखा। वो बोली, ये रिवॉल्वर भरा हुआ है, खतरे की घंटी की तरफ हाथ न ले जाना वरना गोली मार दूंगी। उसकी आवाज़ सुनकर बैंक का अमला सर घुमाकर उसे बेयकीनी से देख रहा था। वो कह रही थी, यहाँ जितनी रकम है उसे थैलों में भर दो, यहाँ कोई टेलीफोन को हाथ न लगाए। बैंक के एक अकाउंटेंट ने कहा, ये और इसका रिवॉल्वर ट्रांसपेरेंट है, ऐसे रिवॉल्वर से गोली नहीं चलाई जा सकेगी। सर, आप अलार्म बजाइए या मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। मैनेजर बुज़दिल था, सहमा हुआ था। अकाउंटेंट ने रिसीवर उठाया।
अक्सर ने निशाना लेकर अपने रिवॉल्वर का ट्राइगर दबाया। फायर की आवाज़ गूंजी। अकाउंटेंट चीख मारकर मेज पर औंधा हुआ। औरतें चीखने लगीं। सब लोग सहम कर जहाँ थे वहीं खड़े रह गए। वह ललकारने के अंदाज में बोली, खबरदार कोई यहाँ से बाहर ना जाए, वरना। भागने वाले सहम कर रुक गए थे। एक शख्स भाग रहा था। गोली चलते ही वो चलकर फर्श पर गिर पड़ा। विच लेडी और जय परगोला हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे और सोच रहे थे, ये कैसा जादू है। रूह फायरिंग करती है और सचमुच जख्मी कर देती है। दुनिया के तमाम जादूगरों से हमारी वाकफियत है। ये एक और नया जादूगर पैदा हो गया। ऐसा जादू हमने पहले कभी नहीं देखा। आदिल भी एक चेक कैश कराने आया था। वो मैनेजर की मेज के दूसरी तरफ बैठा हुआ था और अन्ना लाना को देख रहा था। वो न हैरान था, ना ही खौफजदा। उसके देखने का अंदाज ऐसा था जैसे सैरजदा हो गया हो। वो बदनीयत और आशिक मिजाज नहीं था। वो हसीन नौखेज दोशीज़ा उसकी निगाहों को खींच रही थी, दिल को बड़े प्यार से धड़का रही थी और उसके हवास पर छा रही थी। उधर कैमरे के सामने खड़ी हुई अन्ना लाना हाथ में रिवॉल्वर लिए टीवी स्क्रीन पर बैंक में मौजूद तमाम अफराद को देख रही थी। ऐसे ही वक्त आदिल से नजरें चार हुई। वो ग्रे कलर के सूट और नेकटाई में बहुत ही स्मार्ट और खूबरू लग रहा था। चंद सातों के लिए अन्ना लाना भी उसे देखती रह गई। ये तिलिस्म ज्यादा देर कायम न रह सका। उसके भाई वॉन लुई ने साउंड ट्रैक को ऑफ करके सख्ती से कहा, ना क्या कर रही हो, फौरन रकम हासिल करके बैंक से निकलो। वो भाई की आवाज़ पर चौंक गई। भाई ने साउंड ट्रैक को दोबारा ऑन किया। वह स्क्रीन पर मैनेजर को देखकर बोली, चलो उठो, एक लम्हा भी ज़ाया करोगे तो जान से जाओगे। कम ऑन, थैलों में रकम डालो। मैनेजर अपनी जगह से उठकर आहनी सेफ को खोलकर नोटों की गड्डियाँ निकालकर थैलियों में भरने लगा। विच लेडी ने परगोला से सरगोशी में पूछा, क्या हमारी बैनुल अक़वामी अंजुमन में ऐसा कोई साहिर है जो इस लड़की से काम ले रहा हो? वो बोला, मैं ये देखना चाहता हूँ कि यूरू रकमों से भरे हुए थैले उठाकर कैसे ले जाएगी। उधर वॉन लुई कैमरे को ऑन रखकर एक रिवॉल्वर लेकर कैमरे के सामने आ गया और अन्ना लाना से बहुत दूर रहा। इस तरह वो बैंक के दरवाजे पर दिखाई दिया। उसने ललकारते हुए कहा, खबरदार, जब तक मैं दरवाजे पर हूं तब तक कोई बाहर ना जाए। यहां से सिर्फ एक शख्स वो थैले उठाकर ले जाएगा। बैंक में मौजूद अफराद अब दूसरी रूह को भी देख रहे थे। अन्ना लाना ने रिवॉल्वर का रुख आदिल की तरफ किया। उसे निशाने पर रखकर कहा, क्या तुम्हारे पास अपनी जाती कार है? वो बोला, मैं तुम्हें अपनी कार तो क्या अपनी जान भी दे सकता हूँ। वो बोली, फजूल बातों से परहेज करो और ये थैले उठाकर अपनी कार में रखो। हरी आप, मूव फास्ट। वो 3 भरे हुए थैलों के पास गया, फिर उन्हें उठाते हुए बोला, मुझे बुज़दिल ना समझना। मैं तुम्हारे साथ जाने और तुम्हारे करीब रहने के लिए सरे तस्लीम खम कर रहा हूँ। वो थैले उठाकर बैंक से बाहर जाने लगा। गले में लॉकेट पहने हुए मामिला बैरूनी दरवाजे पर आ गई ताकि स्क्रीन पर दरवाजे के पास वॉन लुइन और बाहर कार के पास आना लाना नजर आती रही। आदिल वो थैले अपनी कार की पिछली सीट पर रख रहा था। फायरिंग की आवाज़ बैंक के बाहर गई थी। सामने सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया था। लोग खौफ के बायस अंदर नहीं जा रहे थे और अंदर वाले बाहर नहीं आ रहे थे। बाहर वालों ने जब 2 रूहों को देखा तो सहम कर दूर हो गई। इन भाई बहन ने हवाई फायरिंग की तो भगदड़ मच गई। मामिला ने इस भगदड़ में कार के करीब आकर डैशबोर्ड के ऊपर एक मिनी कैमरा और माइक को रख दिया, फिर वॉन लुइन के करीब आ गई। इस तरह कैमरे से अन्ना लाना और आदिल कार के करीब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे और मामिला के कैमरे से वॉन लुइन दरवाजे पर नजर आ रहा था। ऐसे ही वक्त पुलिस की गाड़ी आ गई। वॉन लुई ने पुलिस वालों को निशाने पर रखते हुए कहा, स्टॉप, डोंट मूव, कोई इस कार का पीछा नहीं करेगा। अन्ना लाना ने आदिल से कहा, फौरन गाड़ी चलाओ। वो बोला, पहले तुम भी आकर बैठो। उधर कैमरे के सामने अन्ना लाना ने स्क्रीन पर आदिल को घूर कर देखा। बहस का वक्त नहीं था। वो स्क्रीन पर देखती हुई फासले का अंदाजा करते हुए दाएं तरफ एक कदम बढ़ी तो स्क्रीन पर कार के अंदर नजर आई। वो एक स्याह कुर्सी पर बैठ गई। आदिल उसे अपने पास बैठे देखकर मुस्कुराया, फिर उसने कार स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। पुलिस वाले हैरानी से वॉन लुइन को एक रूह समझकर देख रहे थे। अफसर ने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारे रास्ते का पत्थर हूं, आगे नहीं जा सकोगे। ये देखो, तुम्हारी गाड़ी का पहिया बेकार हो रहा है। मामेला एक दीवार की आड़ में थी। जैसे ही वॉन लुई ने गाड़ी के पहिए का निशाना लिया, उसने गोली चला दी। गाड़ी का पहिया जोरदार आवाज से ब्रस्ट हो गया। पुलिस वालों ने पहले वॉन लुइन के पैर में गोली मारी। जब उसका कुछ ना बिगड़ा तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वो उसके जिस्म को छल्ली कर देना चाहते थे, लेकिन वो तमाम गोलियां जिस्म के आर पार जा रही थीं, किसी दीवार पर लग रही थीं, किसी कार के शीशे तोड़ रही थीं। वो खड़ा हुआ था, फिर उसने अपना रिवॉल्वर फेंक दिया। तमाम सिपाही दौड़ते हुए उसके करीब आए। उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। फिर उसे पकड़ने की अहमकाना कोशिशों में एक दूसरे को पकड़ते रहे। फिर वॉन लुइन कैमरे के सामने से हट गया। इसके साथ ही लोगों के दरमियान से गायब हो गया। सिपाहियों के अलावा दूसरे लोग भी इधर उधर नजरें दौड़ाने लगे कि शायद वो दूसरी जगह नजर आ जाए, लेकिन वह बैंक की लूटी हुई दौलत के साथ गायब हो गया था। बैंक की दौलत कार की पिछली सीट पर 3 बड़े थैलों में भरी हुई थी। स्टीयरिंग पर आदिल बैठा हुआ ड्राइव कर रहा था और कनखियों से पास बैठी हुई अन्ना लाना को देखता जा रहा था। फिर उसने पूछा, क्या तुम इस तरह पैदा हुई हो जैसी नजर आ रही हो? वो बोली, काम की बातें करो। बहुत से लोगों ने इस कार के नंबर नोट किए होंगे। किसी वीरान गली में पहुंचकर इस कार को छोड़ो और तीनों थैले लेकर किसी दूसरी गली में चलो।
हम कहाँ चलेंगे? मैं जितना ईमानदार हूँ दिल उतना ही बेईमान हो गया है। एक डाकू हसीना पर मर मिटा है। मुझसे इश्क व मोहब्बत की बातें ना करो वरना गोली मार दूंगी। उसने कार एक सड़क के किनारे रोक दी, फिर कहा, मार दो गोली। तुम मुझे जीने से रोक सकती हो, मोहब्बत से नहीं रोक सकती। अना लाना ने दिल में तस्लीम किया कि नौजवान जिद्दी है, इस पर आशिक होकर इसका साथ दे रहे। अगर वो जवाबन मोहब्बत से पेश नहीं आएगी तो वो कार आगे नहीं बढ़ाएगा। कैमरे के सामने अना लाना ने परेशान होकर भाई को देखा। भाई वॉन लुई ने साउंड ट्रैक को ऑफ करके कहा, तुम मामिला को बैंक के सामने छुड़ाई हो। इस नौजवान को गोली मारने की धमकी दोगी तो तुम्हारे पीछे हम में से कोई गोली चलाने वाला वहां नहीं है। इसे मोहब्बत से उल्लू बनाकर सबसे पहले गाड़ी तब्दील करो। मैं अभी फ़ोन के जरिए मामिला से कहता हूँ कि वो तुम्हारे पास आ जाए। फिर उसने साउंड ट्रैक को ऑन कर दिया। आदिल को पता नहीं था कि ज़रा देर के लिए साउंड को ऑफ कर दिया गया था। वो बोला, खामोश क्यों हो? मुझे गोली मारो या मोहब्बत से पेश आओ। वो मुस्कुरा कर बोली, तुम सच्चे आशिक हो, मौत से नहीं डरते हो। सच पूछो तो मैं भी तुम पर मर मिटी हूँ। प्लीज़ किसी वीरान गली में चलो। वो कार आगे बढ़ाते हुए बोला, समझ गया, तुम रूह हो, किसी वीराने में मोहब्बत करना चाहती हो। मोहब्बत के साथ डकैती की रकम को याद रखो, इसे फ़ौरन कहीं छुपाना है वरना तुम गिरफ्तार हो जाओगे। मुझे तो कोई पकड़ नहीं सकेगा। तुम्हें क्यों नहीं पकड़ सकेगा? रूह किसी के हाथ नहीं आती। यकीन ना हो तो मुझे पकड़ कर देखो। वह सर्द आ भर कर बोला, तुम्हारे हसीन बदन को छूने की शदीद ख्वाहिश होती है मगर यह गुनाह है। तुम मेरे लिए नामहरम हो, तुम्हें शादी के बाद पकड़ूंगा। ओ गॉड, मैं भी तुम्हारी बकवास में उलझ जाती हूँ। फॉर गॉड सेक, इस गाड़ी को जल्दी छोड़ो और दूसरी पकड़ो। देखो कोई गलती हुई तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए मैं गाड़ी बदलने की हमाकत नहीं करूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि ये मशहूर बैंक के मखसूस थैले हैं। मैं ये कार छोड़कर थैले उठाकर दूसरी गाड़ी की तलाश में कहीं भटकूंगा तो ये थैले पहचान लिए जाएंगे। इसमें बेशुमार नोटों की गड्डियाँ हैं। अगर थैले फेंक दूंगा तो खुली गड्डियाँ कैसे ले जाऊंगा? तुम दुरुस्त कहते हो, लेकिन ये तुम कहाँ जा रहे हो? उधर शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर एक कब्रिस्तान है। बड़ी वीरान जगह है। यह दौलत वहाँ छुपाई जा सकती है। ठीक है, उसी तरफ चलो। हम इस दौलत को किसी टूटी हुई कब्र में छुपा देंगे। तुम शहर में रूह बनकर आई हो, क्या कब्रिस्तान में जिंदा हो सकती हो? मैं तुम्हें ट्रांसपेरेंट नहीं देखना चाहता। एक बार पूरे वजूद के साथ सामने आ जाओ। इस दौलत को कामयाबी से छुपाओगे और ये मुझे मिल जाएगी तो तुमसे ज़रूर मुलाकात करूंगी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो टालने के अंदाज में बोली, ठीक है, शादी भी कर लेना, लेकिन रिश्ता मांगने कहाँ हूँ? अपने घर का पता बताओ। मैं कह चुकी हूँ दौलत मिलते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम बैंक से मुझे रिवॉल्वर दिखा कर लाई हो। अब ये रिवॉल्वर खाली हो गया, इसलिए मोहब्बत जता रही हो। वो रिवॉल्वर का चैम्बर बाहर निकाल कर दिखाते हुए बोली, ये देखो, इसमें गोलियां खाने की हैं, खाकर मरने की नहीं है। तुम शादी की बात करो। मैं कह चुकी हूँ शादी हो जाएगी। मुझे कोई ज़मानत दो ताकि एतबार रहे। कैसी ज़मानत चाहते हो? ऐसा करता हूँ कि ये तीनों थैले अभी अपने पास रखता हूँ। शादी की रात घूंघट उठाकर मुंह दिखाई में दौलत तुम्हें दूंगा। फजूल बातें ना करो। क्या तुम्हारी नीयत बदल रही है? तुम्हारी नीयत दौलत पर, मेरी नीयत तुम पर। बात इसी तरह बनेगी। मुझे तुम मिलोगी, तुम्हें दौलत मिलेगी। अब जाओ। नहीं जाऊंगी, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। ये जो डैशबोर्ड पर दो छोटे आले रखे हुए मैं इन्हें ऑफ कर दूं तो क्या होगा? उधर कैमरे के पीछे खड़ा हुआ वॉन रेन परेशान हो गया। उस कार के डैशबोर्ड पर मामिला ने मिनी कैमरा और माइक्रोफोन रखा था। अगर वो बंद हो जाए तो उधर टीवी स्क्रीन पर आदिल और उसके पीछे रखी हुई दौलत नजर आती। वो ये देख नहीं सकते थे कि आदिल इतनी दौलत लेकर कहाँ गया है। अना लाना ने कहा, प्लीज़ इन हालात को हाथ ना लगाना, गाड़ी यहीं रोक दो। मेरे माँ बाप अभी आएंगे और हमारी शादी की तारीख तय कर देंगे। सॉरी, इस वीराने में शरीफजादियों के रिश्ते तय नहीं होते। फिर शादी की ऐसी जल्दी क्या है? पहले हम एक दूसरे से छुपेंगे, फिर मिलेंगे, फिर छुपेंगे, फिर मिलेंगे। मोहब्बत की आंख मचोली खेलते खेलते एक दिन शादी कर लेंगे। मैं आज शाम को समुंदर के साल पर मिलूंगा। उसने मिनी कैमरा और माइक की तरफ हाथ बढ़ाया। अना लाना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ना और रोकना चाहती थी। वो हंसते हुए बोला, तुम बदहवासी में भूल रही हो कि रूह किसी जिंदा शख्स का हाथ नहीं पकड़ सकती। यूं भी मैं तुम्हारे लिए नामहरम हूं। ये कहते उसने पहले माइक को फिर कैमरे को ऑफ कर दिया। टीवी स्क्रीन बुझ गया। अब आदिल, उसकी कार और नोटों से भरे हुए थैले नजर नहीं आ रहे थे। मौन लुई ने फौरन मोबाइल फोन पर मामिला से रब्ता किया, फिर कहा, वो अजनबी जो बैंक की रकम ले जा रहा था उसने धोखा दिया है। वो कमबख्त हमारे तरीके वारदात को समझ रहा था। उसने डैशबोर्ड पर रखे हुए माइक को ऑफ कर दिया है। हमारी नज़रों से ओझल हो गया है। तुम इसी कब्रिस्तान वाले रास्ते पर चलती रहो, शायद उसकी कार नजर आ जाए। वो बोली, ब्रादर तुम बोलते ही जा रहे हो, पहले मेरी तो सुन लो। मेरी कार में कोई खराबी पैदा हो गई है। मैं इसे किसी मैकेनिक के हवाले करके वापस आ रही हूँ। वॉन लुई ने फ़ोन बंद करके अना लाना को देखा, फिर नागवारी से पूछा, ये तुमने किस चालाक शख्स को पकड़ लिया था? तुमने क्या सोचकर थैले ले जाने के लिए इसका इंतखाब किया? वो बोली, किसी का इंतखाब करने ही था। उसके चेहरे पर मक्कारी नहीं लिखी हुई थी। अगर मैं धोखा खा रही थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं टोका? मुझे गाइड करते तो मैं किसी दूसरे का इंतखाब करती। वो नरमी से बोला, मेरी प्यारी बहन, तुमसे गलती नहीं हुई। बेशक उस अजनबी जवान को मैंने भी स्क्रीन पर देखा था। वो बहुत मासूम सा दिखाई दे रहा था। हम धोखा खा गए। अना लाना टीवी के साथ स्क्रीन को तक रही थी, जैसे आदिल को देख रही हो।
वो नौजवान उसे अच्छा लग रहा था मगर अब बुरा लगने लगा था। पता नहीं कितने लाख पाउंड्स और डॉलर्स ले गया था। वो स्क्रीन को पहले तक रही थी, अब घूर कर देखने लगी। थोड़ी देर बाद मामिला आ गई। उसने वॉन लुइन से कहा, मैं पहले ही समझा रही थी कि इस मामले में किसी फ़लस्तीनी मुजाहिद से काम लिया जाए, लेकिन तुमने मेरे मशवरे की मुखालफत की। वो बोला, सिस्टर समझने की कोशिश करो। हम इस मामले में किसी को राजदार बनाते तो वो अक्स को यहाँ बैंक तक मुंतकिल करने की तकनीक को समझ लेता, बाद में अपने मुसलमान मुजाहिदीन को यह राज बता देता। अना लाना ने कहा, और अगर बैंक से ही किसी शख्स को आलाकार बनाया जाता तो वो भी अक्स को रूह समझकर मेरे अहकामात की तामील करता रहता। ये तो हमारी बदकिस्मती थी कि जिसे मैंने आलाकार बनाया वो इन हालात को समझता था जिन्हें तुमने डैशबोर्ड पर रखा था। मामेला छोटी बहन की बातें सुन रही थी और उसे गौर से देख रही थी। वो बोली, तू बेहद हसीन है। हम तेरा अक्स इसीलिए दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं कि लोग एक हसीन रूह को देखकर मुतासिर हों, और वो अजनबी तुझे देखते ही दीवाना हो गया था। वॉन लुई ने कहा, हाँ याद आया, मेरी बहन तुम्हें उसे देखकर जैसे सैरज़दा हो गई थी। मैंने साउंड ट्रैक बंद करके तुम्हें अपने काम की तरफ तवज्जो दिलाई थी। अना लाना फिर बेख्तियार टीवी स्क्रीन को देखने लगी। वहाँ कुछ नहीं था, इसके बावजूद वह दिखाई दे रहा था। मामिला ने कहा, तेरी आंखें, तेरी सूरत बता रही है कि वो तुझे अच्छा लग रहा है। हम भाई बहन एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते हैं, दिल में कुछ है तो बोलो। वो एक सर्द आ भर कर बोली, वो खूब और स्मार्ट है, मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया तो गुस्सा आने लगा। वो लाखों पाउंड्स और डॉलर्स ले गया, ऐसे में क्या खाक अच्छा लगेगा। वॉन लुई ने कहा, मैं उस अजनबी जवान की एक कमजोरी अच्छी तरह समझ गया हूँ कि वो तुम पर मर मिटा है। उसने आखिरी बार कहा था कि वो आज शाम समुंदर के साहिल पर मिलेगा। मामेला ने कहा, लाखों पाउंड और डॉलर्स ले जाने वाला इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि गिरफ्तार होने वहां आ जाए। बैंक के अंदर और बाहर बेशुमार अफराद ने उसे रकम ले जाते देखा है। वॉन लुइन बोला, अगर वो हमें ट्रैप करना चाहता है या वाकई अना लाना की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया तो भेस बदल कर आएगा। मुझे और अना लाना को भी अपने चेहरे पर कुछ तब्दीलियां लानी होंगी। हम भी लोगों की नज़रों में आ गए हैं। यानी आज शाम को हम साहिल पर जाएंगे? बेशक जाएंगे, और वह जिस भेस में रहेगा उसे पहचानने की कोशिश करेंगे। अगर वो हमारी गिरफ्त में आएगा तो उससे उगलवाएंगे कि उसने डकैती की रकम कहाँ छुपाई है। अना लाना की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया। वो बेख्तियार टीवी स्क्रीन की तरफ देखने लगती थी, और वो था कि इस सादा स्क्रीन पर भी मुस्कुराता हुआ सा लगता था। आदिल ने मिनी कैमरे और माइक को ऑफ करके अना लाना का तिलिस्म तोड़ दिया। फिर उसने मुस्कुरा कर पूछा, क्यों भाभी जान, कैसी रही? हाँ देवर जान, खूब रही। अब हुक्म करें, आगे क्या करना है? यह डकैती की रकम है जो तुम्हारे लिए हराम है। ये यहूदियों का माल है, फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के काम आना चाहिए। ये ना भूलो कि तुम यहाँ एक यहूदी हैरी रॉबसन हो, बहुत बड़ी शूज़ फैक्ट्री के मालिक। तुम्हारी कार के नंबर नोट कर लिए गए होंगे और सैकड़ों आंखों ने तुम्हारी सूरत पहचानी होगी। हाँ, मैंने इस पहलू से नहीं सोचा। आइंदा हर पहलू पर नज़र रखा करो। यहाँ के आईजी के पास जाओ और ये माल उसके हवाले करो। उसने कार शहर की तरफ मोड़ ली। लैला ने कहा, जैसे ही तुम आईजी से रब्ता करोगे मैं तुम्हारे दिमाग से चली जाऊंगी। अच्छा, फिर कब आएंगी? पहले इस बात पर गौर करो कि आईजी से मुलाकात करने और बैंक डकैती की रकम वापस करते वक्त मुझे रहनुमाई के लिए तुम्हारे पास रहना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। सोचकर बताओ, इसमें क्या मसलत है? वह थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि यहूदियों की एक खुफिया तंजीम है और उस तंजीम में ख्याल ख्वानी करने वाले भी हैं। हाँ, सही लाइन पर सोच रहे हो। आईजी से रब्ता हो जाने के बाद यह इतला आला हुकाम और यहूदी तंजीम तक पहुंचेगी कि एक जवान ईमानदारी से डकैती की रकम वापस करने आया है। कोई ख्याल ख्वानी करने वाला ये मालूम करना चाहेगा कि उस अक्स वाली हसीना से मेरा क्या ताल्लुक है। अगर आप मेरे जहन में मौजूद रहेंगी तो मैं चुपचाप आने वाले दुश्मन को महसूस नहीं कर सकूंगा। आप नहीं रहेंगी तो उसकी सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लूंगा। शाबाश, इसी तरह जहानत से हर पहलू पर नजर रखते हुए आगे बढ़ते रहो। उसने एक टेलीफोन बूथ के करीब कार रोकी, फिर फ़ोन के जरिए पहले इंक्वायरी से आईजी का नंबर मालूम किया। उसके बाद आईजी से रब्ता कायम करते हुए कहा, मैं कानून का एहतराम करने वाला शहरी हूँ। 1 घंटा पहले बैंक से जो रकम लूटी गई थी उसे वापस ला रहा हूँ। आईजी ने कहा, तुम कहाँ हो? अगर वाकई रकम ला रहे हो तो मैं सिक्योरिटी गार्ड्स भेजूंगा। वो कार का नंबर बताने के बाद रब्ता ख़त्म करके फिर कार में आ गया। उसे ड्राइव करते हुए एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर पहुंचा तो मुसल्लह सिपाहियों की गाड़ियां उसके आगे पीछे चलने लगी। किसी ने उसे नहीं रोका। वो पुलिस हेडक्वार्टर के दफ्तर में पहुंचकर खुद ही रुक गया। लैला उसके दिमाग से निकलकर आईजी की खोपड़ी में जगह बना चुकी थी। आईजी ने आदिल के वहां पहुंचने तक मिलिट्री इंटेलिजेंस को इतला दी थी कि एक शख्स बैंक की लुटी हुई रकम वापस ला रहे। इंटेलिजेंस के चीफ ने प्राइवेट नंबर डायल किया। यह नंबर ब्रेन आदम का था। वहां के हुकाम और फौजी अफसरान ब्रेन आदम को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की हैसियत से जानते थे। यहूदी खुफिया तंजीम के सरगना की हैसियत से कोई नहीं जानता था। ब्रेन आदम के दिमाग में आने जाने वाले एक्सरे मैन को यह तशवीश हुई कि एक रूह बनकर आने वाली लड़की जो गैर मामूली फार्मूले डॉक्टरों से छीन कर ले गई थी वो कौन है और उसके पीछे किसका दिमाग काम कर रहा है। ब्रेन आदम इस मसले पर गौर करता रहा। फिर एक्सरे मैन ने उसके ख्यालात पढ़े जिनसे पता चला कि यह टीवी कैमरे का अक्स है जिसे एक खास तकनीक के जरिए स्क्रीन से बाहर लाकर अपनी मतलूबा जगह पहुंचाया जाता है। इस अक्स के अलावा कोई फर्द कहीं छुपा रहता है।
उसी फर्द ने ओडी नॉर्मन और 2 डॉक्टर्स को फायरिंग करके जख्मी किया था और वो फार्मूला का प्लास्टिक बैग उठाकर ले गया। इत्तला मिलते ही ब्रेन आदम आईजी के पास आया। वहां आदिल मौजूद था। उसने आदिल से मुसाफिया करके उसकी दयानतदारी की तारीफ की। ये आदिल से उसके दूसरे भाई की मुलाकात थी। ब्रेन आदम ये सोच भी नहीं सकता था कि इसी जवान ने समुंदर के साहिल पर उसके जुड़वा भाई को ऐसाबी कमजोरियों में मुब्तला किया था और नतीजे में ये ब्रेन आदम भी बीमार पड़ गया था। लेकिन आदिल ने इसे देखते ही पहचान लिया। अगरचे समुंदर के साहिल पर और कार के अंदर रोशनी काफ़ी नहीं थी, लेकिन उसके जुड़वा भाई के बेहोश होने के बाद उसने कार की अंदरूनी लाइट ऑन करके उसे अच्छी तरह देखा था। दोनों भाई हमशक्ल थे, इसलिए उसे वही बेहोश होने वाला समझ रहा था। आईजी ने ब्रेन आदम से कहा, मिस्टर आदम, इस जवान का नाम हैरी रॉबसन है, मशहूर शूज़ फैक्ट्री का मालिक है। ये मिनी कैमरा और माइक आपकी दिलचस्पी का बायस होगा। ब्रेन आदम उन आलात को देखने लगा। आदिल ने कहा, मैं ओटावा में साइंस का तालिब इल्म रह चुका हूँ। उन डाका डालने वालों से ये बड़ी गलती हुई कि उन्होंने इन आलात को कार के डैशबोर्ड पर रखा और वैसा करने पर मजबूर भी थे। वो इनके जरिए कहीं बैठे हुए मुझे टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे और मालूम करना चाहते थे कि इन 3 थैलों को कहाँ पहुंचाने वाला हूँ। ब्रेन आदम ने पूछा, फिर तो कोई अक्स भी तुम्हारे साथ रहा होगा? जी हाँ, वही नौखेज हसीना मेरे पास बैठी हुई थी। यकीनन वो हसीना टीवी कैमरे के सामने बैठी होगी और उधर से स्क्रीन पर खुद को मेरे साथ देख रही होगी। वो तुमसे कुछ कह रही थी? जी हाँ, उसने कहा कि वो तीनों थैले में एक टूटी हुई कब्र में छुपा दूं। मैं ऐसा कर सकता था, फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता था, लेकिन उससे पहले उस हसीना को कोई साथी इन थैलों को ले जाता। इसलिए मैंने इस कैमरे और माइक को ऑफ कर दिया। उससे हसीना का रद्देमल क्या था? वो हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऐसा करने से रोकना चाहती थी। बेचारी भूल गई कि रूहें इंसान को नहीं पकड़ पाती हैं। अगर वो कोई चीज़ पकड़ सकती तो तीनों थैले खुद उठाकर कार ड्राइव करके चली जाती। ब्रेन आदम ने आदिल के शाने को थपक कर कहा, शाबाश मिस्टर रॉबसन, तुम महज दयानतदार ही नहीं, दानिशमंद भी हो। ये अक्स वाली हसीना एक बार हमें भी धोखा दे चुकी है। मैंने यही राय कायम की थी कि टीवी कैमरे के जरिए किसी खास तकनीक से इसके अक्स को स्क्रीन से बाहर लाकर वो इसे अपनी मतलूबा जगह पहुंचाते हैं और वारदात करके चले जाते हैं। आदिल ने मुस्कुराकर कहा, मैंने आपके मफरूज़े की तस्दीक कर दी है। बेशक तुम्हारा बेहद शुक्रिया। तुम्हें किसी सिलसिले में हमारे ताउन की ज़रूरत हो या उस अक्स वाली के मुत्तल्लिक मज़ीद मालूमात हो तो तुम प्राइवेट आई का नंबर 0707 डायल करके किसी वक्त भी मुझसे बात कर सकते हो। अगर मेरी एक बात मान ली जाए तो आज रात तक उस हसीना या उसके रिश्तेदारों का पता चल जाएगा। ज़रूर, तुम्हारी हर बात मानी जाएगी। आप ये बात इसी कमरे तक महदूद रखें कि बैंक की लूटी हुई रकम वापस मिल गई है। मैंने उस हसीना से कहा था कि माल वापस चाहती हो तो समुंदर के साहिल पर कहीं भी मुलाकात हो सकती है। ब्रेन आदम ने उसका बाजू गर्मजोशी से पकड़ कर कहा, वाह मिस्टर हैरी, तुमने तो कमाल कर दिया। अगर उन्हें मालूम होगा कि तुमने रकम बैंक को वापस नहीं की है और कहीं छुपाई है तो वो तुमसे ज़रूर रब्ता करेंगे। आप दूसरा पहलू भी देखें, वो मुझे अगवा कर सकते हैं और हकीकत मालूम होने पर मुझे गोली मार सकते हैं। वो अपने सीने पर हाथ मारकर बोला, मैं तुम्हारी सलामती की ज़मानत देता हूँ। समुंदर के किनारे कदम कदम पर हमारे जासूस होंगे, तुम्हारा बाल भी बीका नहीं होगा। उसी वक्त आदिल ने पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक ली। एक्सरे मैन को आदिल पर किसी तरह का शुबा नहीं हुआ था। उसने यूं ही उसके ख्यालात पढ़ने चाहे थे। उसके सांस रोकने पर भी शुबा नहीं हुआ। फिर भी एक्सरे मैन ने ब्रेन आदम को यह सवाल करने पर माइल किया, मिस्टर हैरी, क्या तुम वर्जिश वगैरह करते हो? इसलिए पूछ रहा हूँ कि जिस्म और सेहतमंदी से बॉडी बिल्डर लगते हो। जी हाँ, मैंने जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल किया है और योगा की मशकें भी करता हूँ। एक्सरे मैन मुतमईन हो गया क्योंकि ऐसे बेशुमार नौजवान इस उम्र में यही कुछ करते हैं। हर एक पर शुबा नहीं किया जा सकता कि उसका ताल्लुक किसी खतरनाक गिरोह से या किसी दुश्मन ख्यालख्वानी करने वालों से है। उसने लाखों पाउंड्स और डॉलर्स वापस किए थे और आज रात गैर मामूली मुजरिमों तक पहुंचाने के सिलसिले में उनसे भरपूर ताउन कर रहा था। विच लेडी इला क्लांसी और जयपर गोला काले लूम के ज़बरदस्त माहिरीन समझे जाते थे। एना लाना का अक्स देखकर दोनों की खोपड़ियां घूम गईं। वो बैंक में उसे देखकर दम बखुद रह गए थे। इस अक्स को किसी काले जादू का कमाल समझ रहे थे और सोच में पड़ गए थे कि वो नामालूम जादूगर कौन है। जब वो किसी मुखालिफ जादूगर के काले इल्म को समझना चाहते या उसका तोड़ करना चाहते तो इस सिलसिले में कई तरह के मंत्र पढ़ते। वो दोनों बैंक के गोशे में खड़े, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा मंत्र पढ़ते रहे। इन मंत्रों के नतीजे में आना लाना की रूह को तड़प कर जयपुर गोला के कदमों में आ जाना चाहिए था। अगर वो रूह होती तो तड़प कर आती, इन मंत्रों का भरम रह जाता। लेकिन वो वारदात करके चली गई और वो दोनों मंत्र पढ़ते रह गए। विच लेडी इला क्लांसी ने कहा, तुमने एक बार एक कब्र के मुर्दे पर अमल किया था। उसका ढांचा कब्र से उठकर आया था और उसने मेरे हुक्म की तामील की थी, लेकिन उसकी रूह गोश्त पोस्त के साथ तो नहीं आई थी। जयपुर गोला ने कहा, मैंने भी इंसानी ढांचों से कई बार काम लिया है, लेकिन गोश्त पोस्त वाली रूह मेरी नज़रों से भी नहीं गुजरी। मैं जादू टूने के सामान जाफा शहर के मकान में छुपा कर रखती हूँ। हमें वहाँ चलकर इस रूह के मुतल्लिक मालूम करना होगा।
हम जाफा ज़रूर जाएंगे, लेकिन रूहों को या मुर्दों को बुलाने का अमल सूरज डूबने के बाद होता है। विच लेडी ने कहा, यह हैरानी की बात है कि किसी जादूगर ने सूरज तुलू होने के बाद किसी हसीन लड़की की रूह से वो वारदात कराई है। ये मानना पड़ता है कि दुनिया में हमसे भी बड़े काले अलूम के शैतान मौजूद हैं। हमें उस शैतान का भी सुराग लगाना चाहिए। पुलिस वाले बैंक के बाहर लोगों को हटा रहे थे। वो दोनों जाफा जाने के लिए बैंक से बाहर आए तो पुलिस अफसर विच लेडी को देखकर ठिठक गया। उसके सामने आकर बोला, अच्छा तो तुम यहाँ हो, ये तुम्हारे साथ कौन है? ये मेरे साथी नहीं, मेरे मेहमान हैं। मिस्टर जयपरगोला हैं, अमेरिका से आए हैं। साथी कहते कहते मेहमान कह रही हो, इन्हें गिरफ्तार कर लो। सिपाहियों ने दोनों को पकड़ लिया। जयपरगोला ने पूछा, ये क्या हरकत है, हमारा कसूर क्या है? इंस्पेक्टर ने कहा, यह विच लेडी ईला क्लांसी पूरे इसराइल में चुड़ैल की तरह मशहूर है। तुम्हारा भी जादू टूने से कोई ताल्लुक होगा। तुम लोगों ने यहाँ किसी रूह को बुलाकर पूरा बैंक लूट लिया है। विच लेडी ने कहा, यह मत भूलो कि मैं एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हूँ। कितने ही आला हुक्काम की अहम तकरीबात में मदऊ की जाती हूँ। हम अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हवालात में नहीं, आईजी साहब के पास ले जाएंगे। वो बेकसूर पकड़े गए। उन्हें आईजी के दफ्तर में पहुंचाया गया। वहां सख्ती से पूछा गया, सच बताओ, ये कैसा काला जादू है? तुम लोगों ने किस मुर्दे को कब्रिस्तान से उठाकर बैंक में डाक कर डलवाया है? जनाब, इस डाके में हमारा हाथ होता तो हम वहां खड़े ना रहते, इसलिए खड़े रहे कि डाका जनी का इल्ज़ाम तुम पर ना आए। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि जुर्म कबूल कर लो और काले अलूम जानने वाले जितने शैतान तुम्हारे साथ हैं उनके नाम और पते लिखवा दो। हम अभी माल बरामद करेंगे। वो दोनों कस्में खाते रहे कि उन्होंने पहली बार किसी रूह को गोश्त पोस्त में देखा है। वो इस किस्म का काला जादू नहीं जानते, लेकिन आईजी ने यकीन नहीं किया। ऐसे ही वक्त आदिल ने फ़ोन किया कि वो बैंक की लूटी हुई रकम वापस ला रहे। आईजी ने फ़ौरन अफसरान को फ़ोन पर हुक्म दिया कि एक शख्स बैंक की लूटी हुई रकम वापस ला रहे, उसकी कार का नंबर नोट करो और उसे हिफाजत से यहाँ ले आओ। जयपरगोला ने कहा, जनाब, माल वापस मिल रहा है, उसे लाने वाला कोई और है, हम बेकसूर हैं, हमें जाने दें। बकवास ना करो, पहले मालूम तो हो कि ये रूह का चक्कर क्या है। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन्हें साथ वाले कमरे में बिठाया जाए। थोड़ी देर बाद दो अफसरान सिपाहियों के साथ 3 थैले उठाकर लाए। आईजी ने आदिल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। आदिल ने बताया कि किस तरह इंसानी अक्स एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। इसके बाद ब्रेन आदम भी पहुंच गया। उसने आदिल से यह तय किया कि वो शाम को समुंदर के साल पर उस हसीना से मुलाकात के लिए जाएगा और खुफिया तौर पर उसकी सलामती के लिए भरपूर इंतजाम किए जाएंगे। दूसरे कमरे में बैठे हुए दोनों जादूगर ईला और परगोला ये बातें सुन रहे थे। परगोला ने सरगोशी में कहा, 2 बातें हमारे हक में हैं। एक तो यह कि हम बेकसूर साबित हो गए हैं। दूसरी अहम बात यह कि वो रूह वाली हसीना समुंदर के साल पर कहीं आएगी, हम उसे ट्रैप कर सकते हैं। ईला क्लांसी ने कहा, हमने बैंक के दरवाजे पर एक मर्द की रूह भी देखी थी। वो इस लड़की का साथी था। वो भी साल पर नजर आएगा तो मैं पहचान लूंगी। बाद में आईजी ने उन्हें बेकसूर तस्लीम करके इल्ज़ाम से बरी कर दिया। पर गोला ने विच लेडी की रिहाइशगाह में पहुंचकर कहा, हम इसे काला जादू समझ रहे थे और ये साइंस का कारनामा साबित हुआ। किसी बहुत ही ज़हीन मुजरिम ने वारदात का यह अनोखा तरीका ईजाद किया है, लेकिन यह तरीक़ाकार कामयाब नहीं रहेगा। सभी ने समझ लिया कि इस शख्स के पसे पर्दा कोई छुप कर फायर करता है। जब तक जाए वारदात पर वो मखसूस मिनी कैमरा और माइक ना हो, तब तक वो तन्हा कुछ नहीं कर सकेगा। हाँ, आइंदा ऐसी वारदात के वक्त पुलिस वाले सबसे पहले उससे शख्स का सुराग लगाएंगे जो रूह के पसे पर्दा फायरिंग करता है, और मिनी कैमरा और माइक को भी पहले तलाश किया जाएगा। मेरा ख्याल है ऐसी हिकमत अमली से आइंदा इतनी बड़ी बैंक डकैती नहीं होगी। तुम सिर्फ डकैती के मुताल्लिक क्यों सोच रही हो? वह मखसूस कैमरा और मखसूस हालात मेरे हाथ लग जाएं तो मैं ऐसी वारदातें करूंगा कि टेलीपैथी जानने वाले भी परेशान हो जाएंगे और मुझसे भागते फिरेंगे। यानी तुम क्या करोगे? अभी ना पूछो। आज रात किसी तरह उस लड़की को और उसके साथी को पहचान लो, फिर मैं अनोखे तमाशे दिखाऊंगा। आदिल, ब्रेन आदम और जयपरगोला सभी समझ रहे थे कि वक्स वाली हसीना और उसके साथी असली सूरत में समुंदर के किनारे नहीं आएंगे। आदिल को भी भेस बदल कर जाना चाहिए था, लेकिन ब्रेन आदम ने यकीन दिलाया था कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लिहाजा अपनी असली सूरत में ही जाना चाहिए। लेकिन मैंने दोपहर को हैरी यानी आदिल की एक डमी तैयार कर ली। एक किराए के बदमाश को उसका हमशक्ल बना दिया। ऐसे किराए के कातिल और बदमाश अपनी जान की परवाह नहीं करते, भारी मुआवजा लेते हैं। इस तरह वो खुद अपनी जिंदगी और मौत के जिम्मेदार होते हैं। सूरज गुरूब होने से पहले ही बेशुमार जासूस साले समुंदर पर फैले हुए थे। रेस्तोरान में, क्लबों और प्ले लैंड वगैरह में हर जगह सादे लिबास वाले मौजूद थे। शाम 7 बजे डमी आदिल कार में आया। मैं उसके अंदर मौजूद था। वो उसी रेस्तोरान के बरामदे में आया जहाँ पिछली बार मरीना और आदिल की मुलाकात हुई थी। मैं ज़ाती तौर पर क्यों दिलचस्पी ले रहा था, इसकी एक वजह। आदिल ने आईजी के दफ्तर से वापस आकर लैला को बताया था कि उसने ब्रेन आदम से बातें करने के दौरान बुराई सोच की लहरों को महसूस किया था और सांस रोक ली थी। ऐसे ही वक्त ब्रेन आदम ने उसे बॉडी बिल्डर कहकर सवाल किया था कि क्या वो वर्जिश करता है। इस सवाल का मकसद ये था कि ब्रेन आदम के जरिए कोई ख्याल ख्वानी करने वाला आदिल की योगा की सलाहियतों के मुतालिक मालूम करना चाहता है। वो यहूदी तंजीम की अल्पा हो सकती थी या कोई और हो सकता था। फिर ब्रेन आदम ने आदिल को रब्ता करने के लिए प्राइवेट आई का नंबर दिया था। मिलिट्री इंटेलिजेंस में प्राइवेट आई एक बहुत पुरस्कार इदारा होता है। इसी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर किया।
कि इस प्राइवेट आई के पीछे यहूदियों की नई खुफिया तंजीम है और मुझे आदिल के जरिए उस तंजीम के किसी फर्द तक पहुंचना चाहिए। वैसे ब्रेन आदम मेरे इलम में आ गया था, लेकिन मैं उस वक्त तक उसे मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट समझ रहा था। अब मैं चाहता था कि डमी आदिल के दिमाग में वही ख्याल ख्वानी करने वाला है जो दिन के वक्त आदिल के अंदर आना चाहता था। उससे ख्याल ख्वानी करने वाले के मुतालिक कुछ ज़्यादा मालूम होता या ना होता, इतना ज़रूर होता कि मैं उसकी आवाज़ और लहजा सुन लेता। इस मकसद के लिए मैं डमी आदिल को रेस्तोरां के बार में ले गया, उसे एक पैग विस्की पिला दी। ब्रेन आदम के जासूस डमी आदिल को हैरी रॉबसन समझकर निगरानी कर रहे थे। कितने ही जासूसों के अंदर एल्पा और टेरी आदम ख्याल ख्वानी करते फिर रहे थे और उन सब की और हम सब की लालमी में एक्सरे मैन भी मौजूद था। डमी ने पहले पैग में सोडा मिलाकर पिया। 2-4 घूंट के बाद ही मैंने एक शख्स को देखा। वो बार काउंटर के पास आकर उसे आहिस्तगी से बोल रहा था, मिस्टर हैरी, तुम योगा के माहिर हो और शराब पी रहे हो। मैंने डमी की ज़ुबान से आदिल के लहजे में कहा, मैं सिर्फ हफ्ते की रात पीता हूँ, ये मेरा असूल है। बाकी 6 दिन मैं खूब वर्जिश करता हूँ और बॉडी बनाता हूँ। अगर उन डाका डालने वालों में कोई टेलीपैथी जानने वाला होगा तो वह तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमा कर तुम्हें अगवा करके ले जाएगा। डमी ने कहा, देखो मिस्टर, तुम्हारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने यह नहीं बताया था कि डाकों में कोई टेलीपैथी जानने वाला भी हो सकता है। मैं तुमसे बातें करते करते एक पैग हलक में डाल चुका हूँ, अब क्या होगा? इतना यकीन दिलाता हूँ कि मैं मदहोश नहीं होता। बाकी मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम लोगों पर है। मैं समझ रहा था कि ऐसे वक्त तो कोई ख्याल ख्वानी करने वाला उसके चोर ख्यालात पड़ रहा होगा। मैंने इस डमी के दिमाग में हैरी रॉबसन की पूरी हिस्ट्री नक्श कर दी थी, इसलिए मुतमईन था और वो ख्याल पड़ने वाला भी मुतमईन हो रहा होगा। वो एक पैग पीने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। मेरी मर्जी के मुताबिक सोचने लगा, मुझे साहिल पर इधर उधर घूमना चाहिए। वो अक्स वाली हसीना लोगों की भीड़ में नहीं मिलेगी। शायद साहिल की नीम तारीकी में गले का हार बन जाए। विच लेडी और जयपुर गोला इस रेस्तोरां के सामने से गुजर रहे थे। डमी आदिल को देखकर रुक गई। उन्होंने आदिल को बैंक से 3 भरे हुए थैले ले जाते देखा था। फिर आईजी के दफ्तर में वो थैले वापस करते भी देखा था। जयपुर गोला ने कहा, इला, इस बाजी का असल मोहरा नजर आ गया है। तुम दूर चली जाओ और इस पर नजर रखो। वो डाका डालने वाली अपनी रकम वसूल करने के लिए इसे जरूर मिलेंगे। वो इतनी दूर चली गई जहां से आदिल को बआसानी देख सके, पर गोला भी काफ़ी फासला रखकर उसका ताक़ुब करने लगा। ब्रेन आदम के जासूस उसका ताक़ुब नहीं कर रहे थे, बल्कि हर 40 गज के फासले पर एक जासूस रेत पर बैठा या लेटा हुआ था या एक किराए की महबूबा से गुफ्तगू कर रहा था। यह शुबा नहीं होता था कि वो सब जासूस हैं। वान लुइन, मामिला और एना लाना लाखों पाउंड्स और डॉलर्स के लिए बेचैन थे। उन्होंने कामयाब डाका डाला था, बैंक में झाड़ू फेर दी थी, सारी रकम निकाल आए थे। इसके बावजूद रकम अभी तक हाथ में नहीं आई थी। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो आदिल को गन पॉइंट पर रखकर रकम वसूल करेंगे। लाखों पाउंड्स और डॉलर्स साहिल पर नहीं मिलेंगे, लिहाजा वो उसे अगवा करके एक खुफिया पनाहगाह में ले आएंगे। वो नादान नहीं थे, ये जानते थे कि जो शख्स फ्रॉड करके बैंक की पूरी रकम हथिया सकता है वो साहिल पर एना लाना से मिलने तनहा नहीं आएगा। अगर वो किसी खतरनाक गिरोह से या इंटेलिजेंस के महकमे से ताल्लुक़ रखता है तो फिर अपनी हिफाजत के लिए ज़बरदस्त इंतजामात के साथ आएगा। वहाँ मामिला को कोई पहचान नहीं सकता था, क्योंकि वह बैंक के अंदर और बाहर लोगों की भीड़ में थी या छुपी रही थी। एना लाना और वान लुइन अपने अपने अक्स के जरिए अच्छी तरह पहचान लिए गए, इसलिए दोनों ने अपने चेहरे तब्दील कर लिए। आदिल का चेहरा एना लाना की आंखों में उतर गया था। अगरचे वो उसे धोखा खाकर उसे नफरत जाहिर कर रही थी, लेकिन उसे बेख्तियार कभी याद करने और कभी आंखों के सामने देखने लगती। उसने आईने के सामने चेहरा बदलते हुए भाई से पूछा, अगर वो इंटेलिजेंस का कोई आदमी साबित हुआ तो वो रकम बैंक वालों को लौटा चुका होगा। मैं इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसे गोली मार दूंगा। मामिला ने कहा, हमारी माफिया में कभी फ्रॉड करने वाले को मुआफ नहीं किया गया। रकम वापस मिलने का यकीन नहीं होगा तो मैं भी उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आना लाना खामोशी से आईने को यूं तक रही थी जैसे अपने अक्स की जगह आदिल को देख रही हो। मामिला और वान लुइन ने उसकी खामोशी को महसूस किया, क्योंकि जब भी किसी बात का अहद करते थे तो बारी बारी अपना पुख्ता अज़म का इजहार करते थे। वान लुइन ने उसे मुखातिब किया तो वो चौंक गई। भाई ने पूछा, क्या तुम नहीं सुन रही हो कि हम एक फ्रॉड को मौत की सज़ा देने का अहद कर रहे हैं? हाँ, मैं सुन रही हूँ, मगर सोच रही हूँ उसे जान से मारना क्या ज़रूरी है। मामिला ने कहा, उसे मारा ना जाए तो क्या उससे इश्क किया जाए? एना लाना, मैं सुबह से तुम्हें भांप रही हूँ, तुम उस कमबख्त फरेबी से बुरी तरह मुतासिर हो गई हो। फजूल बातें ना करो मामिला, मैं उससे मुतासिर नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वह इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखता हो तो उससे दोस्ती करके बहुत से फ़ायदे उठाए जा सकती हैं। यानी तुम्हारे दिमाग में दोस्ती का कीड़ा कुल बुला रहा है, मोहब्बत को दोस्ती के पर्दे में छुपा रही हो। हाँ, छुपा रही हूँ, तुम तो ख्वामखा पीछे पड़ जाती हो। वान लुइन ने कहा, हमने गॉड मदर के सामने कसम खाई थी कि आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। मेरी प्यारी एना लाना, अगर तुम उस फ्रॉड से मोहब्बत करती हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें याद रखना चाहिए कि हमारी गॉड मदर ने भी कई इश्क किए और हर आशिक को मौत के घाट उतार दिया। मामिला ने कहा, अगर तुम अपनी माँ के असूलों पर चलने वाली सच्ची बेटी हो तो हमारी तरह ऐद करो। एना लाना ने एक लंबी सांस ली, फिर ठहर ठहर कर बोली, अगर रकम ना मिली तो मैं भी उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो तीनों कस्में खाकर समुंदर के साहिल पर आए। सूरत हाल से निमटने के लिए उनके पास तमाम ज़रूरी सामान था।
उन्होंने 2 अलग कार भी खरीद लिए थे और साइल पर पहुंचकर वहां का जायजा ले रहे थे। तीनों भाई बहनें एक दूसरे से दूर थे और वॉकी टॉकी के जरिए एक दूसरे से जरूरी बातें करके उसे ऑफ कर देते। उन्होंने विच लेडी इला क्लांसी और जय परगोला को देखा। वो दोनों के रेस्तोरां के करीब पहुंचने तक साथ साथ थे। फिर आदिल को देखकर एक दूसरे से दूर हो गए और अब काफी फासला रखकर आदिल का ताकुब कर रहे थे। इन दो के अलावा कोई तीसरा नजर नहीं आया। चूंकि वो बहन भाई माफिया तंजीम के लाडले थे, इसलिए समझते थे कि इंटेलिजेंस वाले सादा लिबास में रहते हैं और साहिल पर वो सादा लिबास वाले जासूस जरूर मौजूद हैं। डमी आदिल साहिल की रेत पर आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता जा रहा था। सामने बहुत दूर से कोई मोटरसाइकिल पर आ रहा था। अक्सर मनचले नौजवान साहिल पर मोटरसाइकिल और घोड़े भी दौड़ाते हैं। वो मोटरसाइकिल वाला करीब से गुजरते हुए आदिल पर कोई चीज़ फेंकता हुआ गया। आदिल ने झुककर देखा, रेत पर एक वॉकी टॉकी पड़ा हुआ था। उसने इसे उठा लिया। उसी वक्त इसका नन्ना सा सुर्ख बल्ब स्पार्क करने लगा। इशारा मौसूल हो रहा था। मैंने डमी को इसे ऑपरेट करने पर मामूल किया। उसने इसे ऑन करते हुए पूछा, हेलो, ये कौन फेंक कर गया? दूसरी तरफ से वॉन लुइन ने कहा, शुक्र करो, इसकी जगह रिमोट कंट्रोल बॉम्ब आकर तुम्हारे चीथड़े उड़ा सकता था। डमी ने पूछा, तुम कौन हो? मैं सूदखोर यहूदी हूँ। अपने 3 थैले सूद के साथ वसूल करने आया हूँ। मैंने वो थैले किसी मर्द से नहीं, एक हसीना से लिए। मैं उस लड़की का भाई हूँ। यूं कहो ना, मेरे होने वाले साले हो। शट अप, काम की बात करो। काम की बात यह है कि मैं जान हथेली पर रखकर तुम्हारी बहन से मिलने आऊँ, लिहाजा सिर्फ उससे बातें करूंगा। देखो जवान, शायद तुम्हें नहीं मालूम, एक औरत तुम्हारे बाएं हाथ तकरीबन 50 गज के फासले पर है और एक कद्यावर शख्स इतनी ही दूर तुम्हारे दाएं तरफ है। ये दोनों रेस्तोरां से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। डमी ने पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये दोनों तुम्हारे किराए के बंदे हैं और मुझे किसी वक्त भी गोली मार सकते हैं? ये मेरे आदमी नहीं है, और अगर तुम्हारे भी नहीं है तो तुम कई तरफ से खतरात में घिरे हुए हो। जब तुम समझ रहे हो कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है तो आखिरी बार अपनी बहन का दीदार क्यों नहीं कराते? तुम्हारी जिंदा दिली से पता चलता है कि तुम पुलिस वालों से मिल गए हो या पहले से ही पुलिस के आदमी हो। तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हारा इत्मीनान समझा रहे पुलिस वालों ने, और सैकड़ों लोगों ने तुम्हें बैंक से थैले ले जाते हुए देखा था। क्या तुम्हें खौफ नहीं है कि यूं खुलेआम घूमते रहोगे तो बैंक डकैती के इल्जाम में धर लिए जाओगे? ये तुमने अच्छा सवाल किया, इसका जवाब तुम्हारी बहन को दूंगा। इन बातों के दौरान मामीला टहलती हुई विच लेडी इला क्लांसी के करीब आ गई। फिर बिल्कुल करीब होकर उसकी गर्दन में बांह डालकर बोली, मेरी पिस्तौल तुम्हारी कमर से लगा हुआ है, बस यूं ही चलती रहो। देखने वाले समझेंगे हम बेतकल्लुफ से हिलियां गले में बाहें डाले चल रही हैं। वो सहम कर बोली, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? अभी तो कुछ नहीं चाहती, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ कोई बात हुई तो तुम्हारी मौत चाहूंगी। मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। अब मेरे हर सवाल का जवाब सच्चाई से दो। तुम कौन हो? मैं इस मुल्क की बहुत मशहूर विच लेडी हूँ। मेरा नाम इला क्लांसी है। क्या तुम तन्हा हो या वो शख्स तुम्हारे साथ है जो इस नौजवान के दाएं तरफ दूर रहकर ताकुब कर रहा है? वो मेरा साथी जादूगर है। उसका नाम जय परगोला है, अमेरिका से है। क्या तुम दोनों इस नौजवान की निगरानी कर रहे हो? हम इसके जरिए उस लड़की को देखना और उससे मिलना चाहते हैं जो बैंक में एक रूह की तरह नजर आई थी। उस लड़की से क्यों मिलना चाहते हो? हमें उसका तरीक़ाकार पसंद आया था। हम उससे दोस्ती करना चाहते थे। तुमने ये कैसे समझ लिया कि वो तुमसे दोस्ती कर लेगी? जब हम उसे एक बहुत बड़े फरेब से बचाएंगे तो वो हम पर एतमाद करेगी। कैसा फरेब? वजाहत करो। वो नौजवान कानून का एहतराम करने वाला शहरी है। उसने नोटों से भरे हुए 3 थैले आईजी के हवाले कर दिए। ये तुम कैसे जानती हो? मुझे और मेरे साथी को जादूगर होने के जुर्म में गिरफ्तार करके आईजी के पास पहुंचाया गया। हम पर यह इल्ज़ाम था कि हमने अपने काले उलूम के जरिए 2 रूहों को भेजकर बैंक में डाका डाला। ऐसे ही वक्त वो जवान 3 थैले लेकर वहां आया तो हमें रिहाई मिल गई। मामेला बोली, रुक जाओ, तुम्हारी बातें दिल को लग रही हैं। उसने एक हाथ से वॉकी टॉकी को ऑपरेट करके वॉन लुइन से रब्ता किया। फिर इस विच लेडी का तमाम बयान सुनाया। वो सब कुछ सुनने के बाद बोला, अगर वो विच लेडी सच कह रही है और हमें फरेब से बचा रही है तो हम उससे ज़रूर दोस्ती करेंगे। उससे कहो अपने साथी के साथ साहिल से दूर चली जाए, रेस्तोरां के पार्किंग एरिया में हमारा इंतज़ार करे। मामेला ने उसकी कमर से पिस्तौल हटाकर कहा, तुमने मेरे भाई की बातें सुनी है, यहाँ से जाओ। वो तेज़ी से चलती हुई जय परगोला की तरफ जाने लगी। वॉन लुई ने वॉकी टॉकी के जरिए रब्ता करके डमी आदिल से कहा, देखो तुम्हारी बाएं जानिब एक औरत तेज़ी से चलती हुई आ रही है। वो तुम्हारे करीब से गुजरकर दाएं तरफ एक कद्यावर शख्स के पास जाएगी। उससे शख्स का नाम जय परगोला है और औरत का नाम इला क्लांसी। दोनों बीच डॉक्टर यानी काले इल्म के माहिर हैं। मैंने डमी के दिमाग में रहकर देखा, वाकई एक औरत करीब से गुजरती हुई डमी के दाएं तरफ बहुत दूर एक शख्स की तरफ जा रही थी। अब तक परगोला ना मेरी नज़र में आया था, ना पहले उसका नाम सुनने में आया था। वॉन लुई ने कहा, इस विच लेडी के जरिए बहुत कुछ मालूम हुआ है। तुम्हारा नाम हैरी रॉबसन है और तुम शूज़ फैक्ट्री के मालिक हो। क्या ये गलत है? डमी ने कहा, यह दुरुस्त है। फिर तो यह भी दुरुस्त होगा कि तुमने बैंक की तमाम रकम आईजी के हवाले कर दी। ये बात आधी दुरुस्त है और आधी गलत। बकवास मत करो, सही जवाब दो। मौत तुम्हारे करीब है। सही जवाब देर से तुम्हारी समझ में आता है। मैं इतना नादान नहीं हूं कि लाखों पाउंड्स और डॉलर्स वापस कर दूं। और यह भी दुरुस्त है कि मैंने 3 थैले आईजी के हवाले किए हैं। वो जाली नोटों से भरे हुए थे। तुम बातें मना रहे हो।
इंटेलिजेंस और बैंक वाले इतने नादान नहीं कि जाली नोट ना पहचान सकें। मैंने बरसों की मेहनत के बाद ऐसे नोट छापे हैं जो हर लिहाज से असली लगते हैं। सिर्फ उनके नंबरों में कुछ गड़बड़ है। जब तक टेक्साल के रजिस्टर से तमाम नंबर टैली नहीं किए जाएंगे तब तक उन पर जाली होने का यकीन नहीं होगा। अगर तुम बड़े कारीगर हो तो मैं तुम्हारे फ्रॉड को भूलकर दोस्ती करूंगा। फ्रॉड कैसा, जबकि लूटी हुई तमाम रकम तुम्हारी है और मेरे पास महफूज है। तो फिर तमाम रकम वापस करो और दोस्ती को मुस्तहकम करो। दोस्ती नहीं, रिश्तेदारी होगी। मैंने तुम्हारी बहन से कहा है कि शादी की रात वो रकम उसे पेश करूंगा। फजूल बातें न करो, उसकी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्या उस पर जिन्नात आते हैं? मौजू न बदलो, काम की बातें करो। यही तो काम की बातें हैं। मेरे पास खाने को रोटी और शादी करने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने बैंक में डाका डाला। होने वाली दुल्हन ने ताउन किया। अब कहते हो शादी नहीं होगी। ठीक है, तुम संजीदा हो तो शादी हो जाएगी, मगर अभी नहीं। अभी वो कमसिन है, नाबालिग है। मुझे उससे मिलने दो। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि कब बालिग होने का इरादा रखती है। वैसे मुझे तुम्हारा खानदान बहुत पसंद है, कमाल का खानदान है। नाबालिग लड़कियां बैंक में डाके डालती हैं। तुम ऐसी बकवास से हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हो। क्या हमेशा के लिए ज़ाया होना चाहते हो? मैंने डमी आदिल का सर घुमाकर दाएं तरफ देखा। चंद पुलिस वालों ने विच लेडी और जयपर गोला को हिरासत में ले लिया और उन्हें वहां से ले जा रहे थे। कुछ पुलिस वाले उधर दौड़ते जा रहे थे जिधर मामिला ने विच लेडी को पिस्तौल दिखाकर उसे बहुत कुछ गुलवाया था, मगर उधर दूर दूर तक मामिला दिखाई नहीं दी। मामला किसी हद तक समझ में आ गया। किस्सा यूं है कि उस डमी के दिमाग में सिर्फ मैं नहीं था, कोई और ख्याल ख्वानी करने वाला भी छुपा हुआ था और वो वॉकी टॉकी के जरिए होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। जब उसने सुना कि ईला और परगोला ने बैंक लूटने वालों को यह बता दिया है कि लूटी हुई रकम आईजी के हवाले कर दी गई है, तो उसने ब्रेन आदम या दूसरे अफसरान को ये बातें बताईं, जिसके नतीजे में उन दोनों जादूगरों को हिरासत में ले लिया गया और ईला को पिस्तौल दिखाने वाली औरत को तलाश किया गया। मैंने जो समझा इसकी तस्दीक थोड़ी देर बाद हो गई। वॉकी टॉकी के जरिए कहा गया, मिस्टर हैरी, ये साबित हो रहा है कि तुम पुलिस वालों से मिले हुए हो। जिस विच लेडी ने मेरी बहन को तुम्हारी हकीकत बताई थी, उसे और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब वो मेरी बहन को तलाश कर रहे हैं। इस तरह कैसे साबित हुआ कि मैं पुलिस वालों से मिल चुका हूं? तुमने पुलिस वालों को कोई इशारा दिया है या तुम्हारे दिमाग में कोई टेलीपैथी जानने वाला छुपा हुआ है? डमी ने कहा, यह तुम टेलीपैथी वाली नई बात कर रहे हो। अगर कोई मेरे अंदर छुपा है तो मैं उसे कैसे पकड़ सकता हूँ? मैं आखिरी बार पूछता हूँ, वो रकम कहाँ है? जवाब चाहते हो तो अपनी बहन से बात करो। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर एना लाना की रस भरी आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं बोल रही हूँ। डमी ने पूछा, मैं कौन? वही जिसने तुम्हें बैंक में 3 थैले देकर धोखा खाया। मैं वादा करता हूँ शादी में इतने थैले लाऊंगा कि घर में रखने की जगह नहीं रहेगी। क्या तुम शादी के मामले में संजीदा हो? बिल्कुल संजीदा हूँ। बोलो, बारात लेकर कहाँ हूँ? हमारे दरमियान जब तक एतमाद कायम नहीं होगा मैं पता नहीं बताऊंगी। यानी मैं पहले तमाम रकम तुम्हारे भाई के हवाले कर दूं तो एतमाद कायम हो जाएगा? बेशक तुम्हें यही करना चाहिए। मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता, पता नहीं जानता। रकम देने के बाद कहाँ ढूंढता फिरूंगा? मिस्टर हैरी, मेरे भाई ने सिर्फ 10 मिनट तक तुमसे बातें करने की इजाज़त दी है। ये 10 मिनट पूरे हो रहे हैं। फॉर गॉड सेक, अकल से काम लो, मौत तुम्हारे बिल्कुल करीब है। अचानक आवाज़ बंद हो गई। वॉकी टॉकी को चुप लग गई। दूर से 2 घोड़े दौड़ते आ रहे थे। उनसे खतरा था, वो दुश्मन हो सकते थे। मैंने डमी को वहां से भागने पर मजबूर किया। जब वो भागने लगा तो सादा लिबास में रहने वाले जासूस चौकन्ना हो गए। डमी चीखता जा रहा था, उन घुड़सवारों को रोको, उन्हें रोको, फौरन रोको। कई सादा लिबास वालों ने अपनी गन्नें निकालकर फायरिंग की। घोड़े दौड़ते दौड़ते गिरे। उनके सवार उछलकर दूर रेत पर लुढ़कते चले गए। इंटेलिजेंस वाले इन सवारों को गिरफ्तार करने के लिए उधर दौड़ते हुए गए। वो तो महज 2 आलयकार थे, उनकी कोई अहमियत नहीं थी। कहीं से जोरदार आवाज से फायरिंग हुई। 2 गोलियां चलीं और डमी लड़खड़ाकर रेत पर गिर पड़ा। उसे तड़पने और दम तोड़ने में देर नहीं लगी। एना लाना ने दूर से हैरी को लड़खड़ाते और गिरते देखा। उसे यकीन नहीं आया कि जिसने पहली बार मोहब्बत से दिल धड़काया था वो अपने दिल की धड़कनें गंवा चुका है। वॉकी टॉकी का नन्ना सा सुरख बल्ब स्पार्क कर रहा था। उसने ऑन किया। भाई वॉन लुइन की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उस कमबख्त फ्रॉड हैरी के जिस्म में 1 नहीं 2 गोलियां उतार दी हैं। वॉकी टॉकी फेंक दो, इसके जरिए पकड़े जाने का अंदेशा है। फौरन दौड़ती हुई क्लब ब्लू हेवन के पीछे आओ, दैट्स ऑल। आवाज़ बंद हो गई। उधर वो अपना वॉकी टॉकी फेंक कर भागता हुआ गया होगा, लेकिन आना लाना पर सकता सा तारी हो गया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर दूर, बहुत दूर औंधे मुंह पड़ी हुई लाश को देख रही थी। बस इतनी ही देर की दास्तान मोहब्बत थी। सुबह बैंक से शुरू हुई थी, तमाम दिन उसके तस्वुरात से बहलती रही थी। रात को समुंदर के किनारे ये दास्तान इख्तिताम को पहुंच गई। बहुत मुख्तसर सी मुद्दत थी, मगर मोहब्बत समुंदर से ज़्यादा गहरी थी। एकदम से आंसू का समुंदर उबल पड़ा। वो रेत पर दोजानू होकर फूट फूट कर रोने लगी। हाय हैरी, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। उसके कानों में आदिल की आवाज़ आई। यकीन करना भी नहीं चाहिए। वो रोते रोते चुप हो गई। दिल ने कहा, यह आवाज़ एक फ्रेब है, वो तो आंखों के सामने मुर्दा पड़ा है। वो दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगी।
उसी वक्त इशाने पर हाथ महसूस हुआ, फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी। मैंने दस्ताना पहना है क्योंकि किसी नामहरम को हाथ नहीं लगाता। उसने चौंक कर पलट कर देखा, फिर हैरत से चीख पड़ी, मुर्दा जिंदा हो गया था।